MCQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक आइज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग 71 बीपीएससी के एग्जाम के लिए प्राचीन बिहार के इतिहास में देखेंगे। जो बिहार स्पेशल हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी बिल्कुल मैराथन क्लास है। इसमें जो है 100+ जो है क्या है MCQ क्वेश्चन है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आप ये क्वेश्चन देखे रहेंगे तो एग्जाम में आप जब जाएंगे तो वहाँ ये क्वेश्चन आपको देख करके याद आ जाएगा और आप ये क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने बना दिया है। इसी तरह के मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय इतिहास की जो है मैंने अलग से क्लास भी करा दिया है और आपका MCQ क्वेश्चन भी बिल्कुल मैराथन क्लास करा देंगे। तो आपकी बिल्कुल तैयारी अच्छे से हो जाएगी। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ठीक है, हम शुरू करते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, अशोक के स्तंभ लेख बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अशोक के स्तंभ लेख भी हैं और अशोक के लघु स्तंभ लेख हैं। तो अशोक के जो स्तंभ लेख हैं वो पूरे भारत में अभी तक जो है 6 स्थानों पे 7 लेख प्राप्त हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये कौन कौन से हैं जरा आप लिस्ट देख करके पहले इसको देख लीजिएगा। ठीक है, उससे पहले याद रखिएगा लौरिया राज और लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा तीनों बिहार में अशोक के स्तंभ हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। अब जरा आप इस जो है डायग्राम देख करके याद कर लीजिएगा। तो बिहार में 3 है और तीनों जो है पश्चिमी चंपारण में है, याद रखिएगा। तो एक है आपका जो है कौन सा लौरिया नंदनगढ़, एक आपका जो है रामपुरवा और एक आपका लौरिया राज, ये तीनों चंपारण में है। इसके अलावा आप दिल्ली टोपरा देख सकते हैं, दिल्ली मेरठ देख सकते हैं, प्रयागराज स्तंभ है और रामपुरवा आपको पता ही है। तो याद रखना अशोक के जो 6 स्थान पर जो है 7 लेख मिले हैं। इसमें 7 लेख लिखे हैं लेकिन 6 स्थान पाए गए हैं। ये बृहद स्तंभ लेख है। तो याद रखना ये तीनों बृहद स्तंभ लेख हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अशोक के लघु स्तंभ लेख कितने प्राप्त हुए हैं? अब दूसरा लिस्ट देखिएगा तो लघु स्तंभ लेख अशोक के जो है 5 प्राप्त हुए हैं। 5 स्थान से कौन कौन से हैं? तो आप देख सकते हैं एक सांची लघु स्तंभ लेख है MP में, एक सारनाथ लघु स्तंभ लेख वाराणसी UP में, एक कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख आपका UP में, एक आपका रूमनदेही लघु स्तंभ लेख आपका नेपाल में और एक आपका निगला जो है निगाली सागर लघु स्तंभ लेख कहाँ पर? आपका नेपाल में है। तो अशोक के याद रखिएगा बृहद स्तंभ लेख कितने हैं? 6 हैं और लघु स्तंभ लेख 5 हैं। तो आप इसको अच्छे से डायग्राम से याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर आ जाए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका है अशोक का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो अशोक के जो शिलालेख प्राप्त हुए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अशोक के जो शिलालेख हैं या दो प्रकार के होते हैं। एक आपका है लघु शिलालेख, आपका है शिलालेख। तो जो अशोक का शिलालेख बिहार प्राप्त हुआ है कौन से प्राप्त हुआ है? तो सासाराम से प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। अब जब लिस्ट देख करके याद कर लीजिएगा तो बिहार जो अशोक के लघु स्तंभ लेख है उनकी संख्या कितनी है? 18 है। तो 18 मैंने एक साथ यहाँ दे दिया है, आप वीडियो को रोक करके इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें आपका एक बिहार में एक लघु स्तंभ लेख है बिहार में, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आप दूसरा लिस्ट फिर देख लीजिएगा तो अशोक के बृहद स्तंभ लेख कितने हैं? 8 हैं और उसमें 14 लेख हैं। तो 8 कौन कौन से हैं आप देख लीजिएगा। एक आपका शाहबाज गढ़ी है, पेशावर पाकिस्तान में है, मानसेरा हजारा पाकिस्तान में भी है, गिरनार गुजरात में है, धौली आपका पुरी उड़ीसा में है, जौगढ़ गंजाम उड़ीसा में है, कालसी देहरादून में है, सोपारा आपका थाना महाराष्ट्र में है और एरागुड़ी आपका कर्नूल आंध्र प्रदेश में है। तो याद रखना ये अशोक के बृहद स्तंभ लेख हैं। तो सबको मैंने अलग अलग बिल्कुल बता दिया, आप इस पूरे मैप को देख करके याद कर लेंगे और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अशोक का रामपुरवा स्तंभ बिहार में कहाँ स्थित है? अभी मैंने आपको बताया। तो याद रखना ये कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण में है। और याद रखना रामपुरवा जो है स्तंभ लेख है, लघु स्तंभ लेख नहीं है। ठीक है, तो स्तंभ लेख 6 हैं, उसमें 7 लेख लिखे गए हैं, ये बात याद रखना। तो एक स्तंभ में 7 लेख होते, 1 2 3 4 5 6 7, तो उस तरह के इसमें है। तो याद रखना ये आपका कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका श्रीलंका के भिक्षुओं का वर्णन बिहार के किस अभिलेख में मिलता है? तो याद रखना श्रीलंका के जो भिक्षु थे उनका उल्लेख बिहार के किस स्तंभ लेख में मिलता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब अभिलेख में मिलता है बोध गया के प्राप्त अभिलेख में। तो यहाँ पर याद रखना जो श्रीलंका के भिक्षु थे वो आए थे और गया में जो है वहाँ पर यात्रा किया था क्योंकि बुद्ध को पहला ज्ञान की मतलब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए बोध गया की जो लेख हैं वो अभिलेख हैं, वहाँ से हमें श्रीलंका के भिक्षुओं की जानकारी मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है क्या? तो पाल काल का बौद्ध विहार। तो पाल राजाओं ने, याद रखिएगा, नालंदा के जो है सराय टीला में क्या करवाया था? बौद्ध विहार बनवाया था, बौद्धों के लिए निवास स्थान, बौद्ध भिक्षुओं के लिए। तो जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं उसे विहार कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों और अवशेषों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता कौन है? तो याद रखना, इस जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कनिंघम। कनिंघम ने जो है सबसे अधिक बिहार में उत्खनन करवाया है और बौद्ध से और जो है इतिहास जुड़े हुए पुरास्थलों की खोज की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? ठीक है, तो किसने लगाया था? तो कनिंघम महोदय ने ही लगाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? जो है बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अपसड़ नाव जो है, अपसड़ एक जो है क्या है, जो है मंदिर का अवशेष था। तो अपसड़ कहाँ पर है? याद है जो है नवादा जिले में है। तो अपसड़ नवादा से प्राप्त एक मंदिर का भग्ना अवशेष प्राप्त हुआ है, मतलब कि उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं जिसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। तो याद है जो आपका नवादा में जो दीवार प्राप्त हुई है मंदिर की, जो टूट गई है, उस पर एक दृश्य दिखाया गया है, उस कथा का दृश्य है। तो किस कथा का दृश्य है? तो याद रखना वो रामायण का दृश्य है। तो रामायण के दृश्य को वहाँ पर दिखाया गया है, जो आप आज जो है टूट गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी हो जाएगा। और ये कहाँ पर है? तो ये नवादा में है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, महादेवी प्रभु दया के दो अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो महादेवी दया प्रभु के जो दो अभिलेख हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो याद रखना जो है बसाड़ वैशाली से प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त होते हैं कहाँ से? तो मौर्य काल में जो स्थापत्य कला के जो है, जिसे जो आपका जो हम क्या कह सकते हैं, वास्तुकला कहते हैं। तो इसके अवशेष कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र से भी प्राप्त हुए हैं, जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था, जो है आपका राजदरबार था। बराबर की पहाड़ियों से प्राप्त हुए हैं, जहाँ पे अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था। और राजगृह से भी प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार पर गढ़वालों के अधिपत्य का प्रमाण मिलता है। तो याद रखना जो गढ़वाल राज्य था, याद रखना ये उत्तर प्रदेश में कहाँ पर था? तो याद रखना उत्तर प्रदेश में कन्नौज में था, ठीक है। और इसी का राजा था जयचंद था। तो याद रखना इसका जो अधिपत्य बिहार में हुआ था। तो इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? मनेर ताम्रपत्र से मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, बिहार में धातु प्रशस्त युगीन अवशेष मिलते हैं। मतलब ये हुआ कि बिहार में धातु और पत्थर दोनों के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो याद रखना ये आपका चिरान से मिले हैं, जो छपरा में है। ये आपका नवपाषाण काल का है। चेचर, वैशाली और सोनपुर से मिले हैं। मनेर से भी मिले हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, जहाँ धातु और पत्थर की दोनों की मूर्तियों के अवशेष पाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है किससे? तो पाल शासकों के बारे में जानकारी किससे मिलती है? तो देवपाल के मुंगेर अभिलेख से। अब आपको यहाँ ये भी याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुंगेर अभिलेख किसका है? तो देवपाल का है, जो पाल वंश का राजा था। नारायण पाल और का भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भागलपुर का ताम्रपत्र अभिलेख किसका है? तो नारायण पाल का है, ठीक है। महिपाल प्रथम के नालंदा और मुजफ्फरपुर के अभिलेख। अब नालंदा और मुजफ्फरपुर के अभिलेख किसके हैं? महिपाल के हैं। तो तीनों से पाल जो है शासकों की जानकारी मिलती है, राजाओं की जानकारी मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। तो पाल वंश बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना बिहार के पॉइंट व्यू से, एग्जाम के पॉइंट व्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से इसको याद करना जरूरी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस अभिलेख से पता चलता है कि धर्मपाल ने गया में एक गांव का दान दिया था? तो धर्मपाल याद रखना सबसे महत्वपूर्ण राजा था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी भागलपुर में। तो धर्मपाल ने एक गांव को दान में दिया था। ये किस अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है? तो नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख से जानकारी मिलती है कि उसने एक गाँव को दान में दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, बिहार का सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन सा है? मतलब बिहार के बारे में जानकारी के लिए सबसे प्राचीन साहित्य कौन सा है? तो याद रखना आपका अथर्ववेद है। तो अथर्ववेद में पहली बार बिहार की जानकारी मिलती है, जहाँ पर पहली बार अंग और पहली बार मगध राज्य की जानकारी हमें कहाँ मिलती है? अथर्ववेद से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राजनीत रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजनीत रत्नाकर की पुस्तक
तो इतिहास की कुछ पुस्तकों के बारे में भी पूछा जाता है जो बहुत फेमस है, तो चंदेश्वर ने इसकी रचना की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है उदवंत प्रकाश के लेखक कौन है? तो उदवंत प्रकाश के लेखक कौन है? तो मौलिक कवि हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ये बिहार के इतिहास एक छोटे छोटे कवि थे जिनकी किताबों के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विदेह के राजा जनक ने जो है निष्क या स्वर्ण या सत्य नाम उपहार में दिए या कहाँ वर्णित है? याद रखना, निष्क या सुवर्ण या सतनाम ये सिक्कों के नाम थे, तांबा और चांदी और सोने के। तो इसकी जानकारी वर्णन मिलता है कहाँ है? तो बृहदारण्यक उपनिषद में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार के इतिहास में जानकारी के साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं? तो बिहार के अगर इतिहास की जानकारी रखनी है तो कौन कौन से साहित्य सबसे महत्वपूर्ण है? तो उसमें आपका एक हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण भी होगा, अथर्ववेद मैंने आपको बताया है, ऋग्वेद से भी जानकारी मिलती है। और क्योंकि यहाँ नदियों, याद रखना कुछ नदियों की जानकारी ऋग्वेद में, जो बिहार की नदियाँ उनकी जैसे गंडक नदी है उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो इसका आंसर ये भी होगा, ऋग्वेद भी होगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब याद रखना ऋग्वेद में किन किन नदियों को किस नाम से जाना जाता है, जो आज आधुनिक नाम क्या है, प्राचीन नाम क्या है? तो ये लिस्ट देख करके याद कर लीजिएगा, अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए कि प्राचीन काल में नदियों को क्या क्या नाम आज की नदियों से जोड़ के कहा जा सकता है। तो याद रखिएगा, तो गंडक नदी का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। ठीक है, या इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किस ग्रंथ में आर्यों द्वारा गंगा घाटी के जंगलों को आग के माध्यम से साफ कर बिहार प्रदेश में विस्तार की जानकारी मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण जानकारी मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कि गंगा घाटी के जंगलों को जो है साफ करके और वहाँ पर खेती करने का उल्लेख आर्यों द्वारा किया गया था। तो इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में। और शतपथ ब्राह्मण में ही कहा गया है कि उस समय किसान 24 बैलों से खेत जोतते थे। इसकी भी जानकारी कहाँ मिलती है? तो शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है बिहार आने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? तो बिहार आने वाले प्रथम विदेशी अगर हम एक वर्ग के रूप में देखा, क्षेत्र के रूप में देखा जाए तो याद रखना कौन थे? तो यूनानी थे। ठीक है, और यूनानियों में सबसे पहले कौन था? मेगस्थनीज आया था। तो मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सबसे पहला विदेशी बिहार आने वाला इसी को माना जाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ह्वेनसांग हर्ष के समय में आया था, ये भी याद रखना। और याद रखना ये भी बिहार की यात्रा किया था। फाहियान किसके समय में आया था? तो याद रखना चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था। और डाइमेकस जो है ये अशोक के समय में आया था। तो याद रखना सबके बारे में याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दक्षिण कोरिया का वह बौद्ध भिक्षु जिसने 8वीं शताब्दी में बिहार के राजगृह और बोध गया की यात्रा की थी, तो उसका नाम क्या है? तो दक्षिण कोरिया का एक विदेशी यात्री आया था, उसका नाम था हेको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बिहार के कुछ हिस्सों में मानव का साक्ष्य मिलता है, कहाँ कब मिलता है? तो बिहार के कुछ हिस्सों में जो मानव के साक्ष्य पाए गए हैं वो लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व पाए गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। और ये कहाँ पाए गए हैं? तो शिवालिक के जो आपका पश्चिमी चंपारण में शिवालिक के जो सोमेश्वर की पहाड़ी का क्षेत्र है वहीं पाए गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बिहार में कहाँ प्रागैतिहासिक मानव के आवास का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो याद रखिए कहाँ मिलता है? तो शेर घाटी गया के क्षेत्र में मिलता है, प्रागैतिहासिक काल के, जिसमें हम पाषाण काल की बात करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद रखना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत में कश्मीर के बाद वह कौन सा एक और स्थान है जहां 9 प्रशस्त युग के हड्डी के अनेक उपकरण मिले हैं? तो हड्डी के उपकरण कश्मीर में पाए गए हैं, बुरजहोम आपका वहाँ पर, लेकिन एक जगह बिहार में भी पाए गए हैं, वो जो है प्रशस्त युगीन मतलब नवपाषाण काल, इसे हम 9 प्रशस्त युग मतलब नवपाषाण काल के हड्डी के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चिरांद सारण जिले में पाया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो नवपाषाण काल का ये समय है, याद रखना। ये स्थल किसका है? तो ये नवपाषाण काल का है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखना। चिरांद आपका कहाँ है? सारण जिले में है। क्वेश्चन बन सकता है, आया भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बिहार के किस स्थल से
पुरापाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो पुरापाषाण काल के उपकरण बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जेठियन घाटी नालंदा से, राजपोखर भागलपुर से, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण से, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जहाँ पुरापाषाण काल के उपकरण पाए गए। लेकिन जो चिरांद है वो नवपाषाण काल का है, ये भी याद रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है कब से माना जाता है? तो बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का जो आरंभ माना जाता है वो याद रखना 40,000 ईसा पूर्व से माना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार में आदिमानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जहाँ आदिमानव निवास करते थे वो बिहार में कौन सा स्थान है? तो मुंगेर और नालंदा के क्षेत्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार में चिरांद आपका सारण जिले में और चेचर वैशाली में। तो चेचर कहाँ है भी याद रखना, वैशाली में है। किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो याद रखना यहाँ पर जो है नवपाषाण काल के उपकरण प्राप्त हो। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो नवपाषाण काल के उपकरण आपका चेचर से भी और चिरांद 2 जगह से प्राप्त हुए हैं। और किस जिले में ये है ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन देखे रहेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, बिहार में चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति कैसी है? नवपाषाणिक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हिरण के भी हड्डी के अवशेष पाए गए हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, बिहार में मध्यपाषाण युग का साक्ष्य मुख्यतः कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। मैंने आपको पुरापाषाण काल बता दिया, जो है नवपाषाण काल बता दिया। अब मध्यपाषाण काल के अवशेष बिहार में कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो मुंगेर से प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार में कितनी सैंधो स्थल पाई गई है, अवशेष मिले हैं? तो सैंधो मतलब होता है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो सबसे पूर्वी स्थल है आपको पता होगा, ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में कहाँ पर है? तो आलमगीरपुर है। इसका मतलब बिहार में कोई भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल नहीं पाए गए हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के दिया जिससे आपके क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है, आप लोग अनुमान ना लगाने लगे, क्योंकि बिहार में कोई भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल नहीं पाए गए हैं। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में ऐसे ही गलत हो जाता, तो गलत ना होने पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार के अंग, विदेह और वैशाली के राजाओं का विस्तृत वर्णन कहाँ मिलता है? तो मैंने अब बताया था, पुराण और महाकाव्यों में सबसे पहले मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस राजा के नाम से जो है विदेह की राजधानी का नाम मिथिला पड़ा है? ठीक है, तो ना ये मिथि जनक के नाम पे पड़ा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, विदेह के राजा जनक ने किसे अपना गुरु बनाया था? तो विदेह के राजा जो जनक थे, इन्होंने अपना गुरु किसको बनाया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर बी हो जाएगा, यज्ञसेल्य को बनाया था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, मिथिला राजतंत्र का अंत कब हुआ था? तो मिथिला जो राजतंत्र था, इसका जो अंत हुआ था वो बौद्ध काल में हो गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की अगर रचना की बात की जाए तो इसकी जानकारी सबसे पहले कहाँ मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में मिलती है, जहाँ पर जंगल को काट करके खेत बनाने का उल्लेख किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर डी हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, ये भौगोलिक क्षेत्र की बात हो रही है, ठीक है, तो क्वेश्चन के शब्दों को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, कीकट किस राज्य को कहा जाता था? तो बिहार में कीकट किस राज्य को कहते थे? याद रखिएगा, ये वैदिक काल की बात है, तो याद रखना ये मगध को कहा जाता था। तो मगध का एक नाम और क्या था? कीकट भी था, ये भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य मिलता है? तो वैदिक काल के लोगों को आर्य कहा जाता था, तो इसका उल्लेख मिलता है बिहार के विदेह राज्य में जाने का। तो इसका उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अथर्ववेद में वात्सल्य शब्द का प्रयोग किस राज्य के लोगों के लिए किया गया है? मगध। तो मगध के लोगों को क्या कहा जाता था? याद रखिएगा, मगध के लोगों को वात्सल्य कहा जाता था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी अच्छे से याद रखना, ठीक है। और मगध को कीकर कहते थे, लेकिन उसके वहाँ के निवासियों को क्या कहा जाता था? तो इन शब्दों को याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो गलत क्वेश्चन आपके नहीं होने चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट आपका है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद का उदय हुआ। इनमें से कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित हैं? तो बिहार के क्षेत्र में याद रखिएगा कितने महाजनपद हैं? तो 3 महाजनपद हैं। कौन कौन से हैं? तो एक महाजनपद था वज्जी था, एक महाजनपद आपका मगध था, और एक जो है महाजनपद कौन सा था? तो अंग था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? ठीक है, तो याद रखना अगर हम बिहार के मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, ये गंगा नदी बीच से बिहार को अलग करती है। तो जो ये वाला क्षेत्र था आपका औरंगाबाद बिहार पटना का जो क्षेत्र था ये आपका मगध था, और आपका जो ये भागलपुर और मुंगेर वाला क्षेत्र है ये आपका कौन सा था? अंग था। तो दोनों के बीच में कौन नदी जो है दोनों को पृथक करती थी? तो इसका हो जाएगा आपका चंपा नदी। तो उस समय एक नदी थी चंपा जो दोनों के बीच में थी। ठीक है, तो याद रखना एक तरफ अंग महाजनपद एक तरफ आपका मगध था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बिहार का पहला गणराज्य जो है वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का पहला ऐसा गणराज्य था जो वैशाली में था, लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर जो है मलिनाथ का जन्म बिहार के किस जो है स्थान पर हुआ था? तो ये मिथिला के क्षेत्र में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। तो जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर जो है मलिनाथ का जन्म मिथिला में हुआ था। ये भी याद रखें, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसु जो है आपका पूज्य की जन्मस्थली कहाँ पर है? तो इनका जन्म बिहार में कहाँ हुआ था? चंपा के क्षेत्र में हुआ था, अंग के क्षेत्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 21वें तीर्थंकर नेमिनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो 21वें जो तीर्थंकर नेमिनाथ है इनका जन्म मिथिला में हुआ था। तो याद रखना 3 से 4 जो ऐसे जो है तीर्थंकर हुए हैं जिनका जन्म बिहार में हुआ है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। और आपके महावीर स्वामी स्वयं बिहार में जन्म हुआ था उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो जैसे गौतम बुद्ध के बारे में पूछा था कि उनका पहला उपदेश कहाँ हुआ था, ठीक है, उनका अंतिम उपदेश कहाँ हुआ था, तो महावीर स्वामी के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो महावीर स्वामी का अंतिम उपदेश जो है कहाँ पे हुआ था? तो है ना पावापुरी में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? बहुत संगीति सब याद कर लेता है लेकिन जैन संगीति कभी कभी भूल जाता है। तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय किया गया था और स्थूलभद्र इसके पहले अध्यक्ष थे, ये भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वर्धमान महावीर ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो याद रखना महावीर ने अंतिम उपदेश तो पावापुरी में दिया था, लेकिन पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, राजगृह में दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। तो जैसे बुद्ध के बारे में पूछा जाता है वैसे महावीर के बारे में भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे। ठीक है, कहाँ गए थे? तो वैशाली के समीप जो है अलार कलाम के आश्रम गए थे और इनको ही बुद्ध ने अपना पहला गुरु बनाया था और इन्हीं के सलाह पर यह जो है बोध गया गए थे। ठीक है, कौन? बुद्ध। तो बुद्ध इन्हीं की सलाह पे गए थे, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब तो क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। तो पुराणों और महाभारत के अनुसार पूछा जा रहा है, ये भी याद रखिएगा। तो इसके अनुसार बृहद्रथ वंश सबसे पहला था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। और इसी का राजा कौन था? जरासंध था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार जो अरथ जो है मूसल और महाशिलांगटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? तो लिच्छवियों के खिलाफ किया था, क्योंकि लिच्छवियों को हरा पाना आसान नहीं था। तो याद रखना वस्त्रकार की मदद से पहले लिच्छवियों में फूट डाला अजातशत्रु ने अपने मंत्री द्वारा, और इसके बाद जो है वहाँ पर 2 नए हथियारों का इस्तेमाल करके जो है, जो एक आपका रथ में जो है लगा हुआ था, जैसे आपने बाहुबली मूवी देखा था, रथ में जो है एक जो है क्या लगा हुआ था, उसमें तलवार लगी हुई थी, उसी तरह से। और एक महाशिला कटक था जो बड़े बड़े पत्थर को फेंकने का काम करता था, क्योंकि यहाँ शिला का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो मगध साम्राज्य का अगर उत्कर्ष की बात की जाए तो किस शताब्दी में हुआ है? तो याद रखना ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट आपका है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो उदयन ने की थी। तो उदयन ने ही जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। और पाटलिपुत्र से पटना किसने बनाया था, तो शेरशाह सूरी ने बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मगध के किस शासक को जो है कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्व छत्रक, एक छत्र एक राठ का कहा जाता है, तो महापदम नंद को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। यह प्रथम शूद्र सम्राट था भारत का। ठीक है। नेक्स्ट आपका है मगध साम्राज्य में कलिंग पर विजय और उसका विलय सर्वप्रथम किया था किसने। कलिंग पर आक्रमण अशोक ने भी किया था, लेकिन अशोक से पहले महापदम नंद ने किया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। याद रखिएगा सबसे पहले कलिंग को इसी ने जीता था, और यहाँ पर एक नहर का भी निर्माण कराया था। यह क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया था। ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त के रूप में किसने किया था। तो यूनानी चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस या कहते थे। तो सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किस विद्वान ने किया था, तो विलियम जोन्स ने किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जब स्थापना हुई थी 1784 में, तब विलियम जोन्स ने जो उसमें शामिल थे, और इन्होंने ही उस समय सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है मेगास्थनीज का जो है पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ था, मतलब मेगास्थनीज पाटलिपुत्र कब आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो याद रखिएगा ये 315 ईसा पूर्व में आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ये भी यूनिक क्वेश्चन है, आ सकता क्योंकि अभी तक ऐसा क्वेश्चन अभी ये नहीं आया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। तो याद रखना ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय पड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र अर्थात मगध में जो है 12 वर्षों का अकाल पड़ गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख कहाँ मिलता है, कि अशोक ने अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया था। तो इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, जो है शिलालेख 13वें शिलालेख से मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, डी सी हो जाएगा। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था। तो मौर्य साम्राज्य का जो केंद्रीय न्यायालय था ये कहाँ पे था, तो पाटलिपुत्र में था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो मौर्य प्रशासन याद रखना एक केंद्रीकृत प्रशासन था, करों का बोझ अधिक था, प्रशासन कठोर तंत्र पर आधारित था। ठीक है। उपयोग में से डी हो जाएगा। इसका आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका धम्म जो है महामात्र के कार्य क्या थे। तो धम्म महामात्र की नियुक्ति किसने किया था, अशोक ने किया था। ठीक है। और अशोक ने धम्म महामात्र की जब नियुक्ति किया था तो इनका काम क्या था, ये क्यों नियुक्त किए गए थे। क्या देखना, इनका काम क्या था, धम्म नीति का क्रियान्वयन करना, धर्म का प्रचार करना, लोगों के बीच दान का वितरण करना, जन कल्याण के उपाय करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ये सारे काम धम्म जो है महामात्र के, और इसकी नियुक्ति किसने किया था, अशोक ने किया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मौर्यकालीन प्रशासन में राजुक के कार्य क्या थे। तो राजू क्या देखना, इसकी भी नियुक्ति अशोक ने किया था। ये मौर्य काल के अधिकारी होते थे। इनका काम क्या था, न्यायिक काम था, ग्रामीण प्रशासन भी था, राजस्व का विभाग भी था। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। इनका सारा काम था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है। तो अशोक के धम्म नीति की जानकारी कहाँ से मिलती है, द्वितीय स्तंभलेख से मिलती है, 7वें शिलालेख से मिलती है, 10वें शिलालेख से मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। सभी से मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अशोक के किस जो है अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है। तो अशोक के दान और धम्म दान के जो अंतर था उसको स्पष्ट किस में किया गया है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। 9वें शिलालेख में इसकी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है किस सातवाहन शासक ने मगध पर विजय प्राप्त की और उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये काम किसने किया था, तो वशिष्ठ पुत्र पुलमावी ने किया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, जिसने मगध को जीता था और अपने राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासनकाल में हुआ था। तो यवन मतलब यूनानी होता है, उसे हमारे साहित्य में यवन कहते हैं।
इसकी जानकारी हमें जो है याद रखना, ये इस आक्रमण कब हुआ था, तो याद रखना ये सुंग शाक वंश में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कनिष्क के पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? तो याद रखना किसको दिया था, अश्वघोष को दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। तो अश्वघोष याद रखना कनिष्क समय में जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी तो ये उसके उपाध्यक्ष थे और अध्यक्ष वसुमित्र थे। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले हर्यक वंश आया, इसके बाद शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश और आपका कर्ण वंश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, कलिंग शासक खारबेल ने मगध पर आक्रमण कब किया था? तो खारबेल याद रखना मगध पर आक्रमण कब किया था, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, पर जो है पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस शासक ने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन से गया में एक बौद्ध मठ मंदिर स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो किस शासक से मांगा था? श्रीलंका के राजा अमोघवर्ष ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बहुत महत्वपूर्ण है, सी हो जाएगा, समुद्रगुप्त से ये अनुमति मांगी थी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, किस चीनी जो है यात्री ने मगध में धनी लोगों द्वारा अस्पताल बनवाने और वहां रोगियों को मुफ्त भोजन और दवाएं देने की चर्चा की है? तो यह फाहियान ने किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। इसका उल्लेख ये फाहियान ने किया है जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक का नाम फोक क्यों की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? तो आर्यभट्ट जो थे वो किस नगर से थे? तो पाटलिपुत्र से। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और जो है आर्यभट्ट ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है तो आप इस जो है देख करके याद कर लीजिएगा, अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, वीडियो रोक करके इसको देख करके याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति प्राप्त करने की किस गुप्त शासक जो है के पास मिशनरी भेजा था? क्वेश्चन वही है, शब्दों थोड़ा चेंज कर दिया गया, मतलब एक दूत मंडल भेजा था समुद्रगुप्त के पास। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन वही था, थोड़ा सा शब्द अलग था, इसलिए मैंने इसको दोबारा दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय में बंगाल के रहने वाले विद्वान कौन से थे, ये क्वेश्चन पूछा गया, शीलभद्र थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, बिहार के मोखरी के 3 अभिलेख कहाँ से मिले हैं? तो मोखरी एक राजवंश था, तो उसके 3 अभिलेख कहाँ से मिले हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियों से मिले हैं, जहानाबाद से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शशांक का पहला उल्लेख मगध राज्य के किस स्थान पर मिलता है? तो शशांक ने जो है इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? याद रखना ये रोहतासगढ़ से मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हर्षवर्धन ने कब मगध के राजा की उपाधि धारण की थी? तो हर्षवर्धन ने मगध के राजा की उपाधि धारण किया था, कब किया था? तो 641 ईस्वी में किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दक्षिण बिहार में शशांक की राजधानी क्या थी? तो दक्षिण बिहार में जो शशांक था उसकी राजधानी क्या थी? याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है, राजगृह थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ह्वेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष की थी? तो ह्वेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किया था। ह्वेनसांग किसके? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? तो शशांक था, जिसने जो है जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस बौद्ध वृक्ष पीपल के वृक्ष को काट दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में है? बिहार में, और बिहार के नालंदा में है। इसकी स्थापना पाल सम्राट गोपाल प्रथम ने की थी। याद रखना ये आपका शिक्षा केंद्र भी था और यहाँ पर एक बिहार था जो भिक्षुओं के लिए था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, बौद्ध विद्वानों में जो है शांत रक्षित और आपका जो है क्या कहते हैं आतिश दीपंकर किस काल में तिब्बत गए थे? तो ये बौद्ध विद्वान थे जो आपका तिब्बत गए थे। तो ये तिब्बत कब गए थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पाल काल में गए थे, पाल राजाओं के शासन काल में ये तिब्बत की यात्रा किए थे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र
जो है रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो याद रखना ये नालंदा से प्राप्त हुआ, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका मिथिला या आपका तिरहुत के जो है कणाद राज्य का संस्थापक कौन था। तो मिथिला या तिरहुत क्षेत्र में रहना कणाद एक राजवंश था, तो इसका जो है संस्थापक जो है कौन था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो है नय देव था। तो संस्थापकों से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, मिथिला के क्षेत्र में था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था। तो नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान किसने दिया था। तो हर्ष ने दिया था, धर्मपाल ने भी दिया था और देवपाल ने भी दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था। तो पाल का ऐसा कौन सा पाल वंश का राजा था जिसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। तो देवपाल था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट आपका नालंदा महाविहार के खर्च के लिए किसने 200 गांव को दान में दिया था। तो ये धर्मपाल ने दिया था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया और 200 गांव दान में दिया था नालंदा विश्वविद्यालय के लिए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है किसने जावा कहाँ पर, इंडोनेशिया जो है एक द्वीप है, तो किसने जावा के शासक जो है आपका बेलेट पुत्र या जो है बालदेव पुत्र के अनुरोध पर नालंदा में एक बिहार की देखरेख के लिए 5 गांव अनुदान में दिया था। ठीक है, तो किसने, देवपाल ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था किसको। तो मगध को कहते थे। याद रखना पाल काल में मगध को श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, आ सकता। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है देवपाल की अनुमति से सुमात्रा कहाँ पर है। याद रखना इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा। सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहाँ विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था। याद रखना वहाँ सुमात्रा इंडोनेशिया के विद्यार्थी पढ़ने आए थे कहाँ पर, नालंदा में। तो यहाँ पर जो है एक जो है बिहार बनवाया था जिसे हम छात्रावास कह सकते हैं, आज इसको हम हॉस्टल कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कणाद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इसका जो अंतिम शासक था वो हरि सिंह था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ये राजवंश कहाँ था, मिथिला क्षेत्र में था। नेक्स्ट आपका है तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत आया था कब। तो तिब्बती इतिहासकार थे जो आपका तिरहुत मिथिला के क्षेत्र में आए थे, वो कब आए थे। तो 1234 ईस्वी में आए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कणाद राज्य पर किसका शासन था। तो जब बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था तो मिथिला पर कणाद वंश का राजा कौन सा था। तो नरसिंह देव था। याद रखना यूनिक क्वेश्चन है, पूछा जा सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है कणाद शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था जिसने समाज सुधार के लिए बहुत काम किया था मिथिला के क्षेत्र में। तो वह था आपका हरिसिंह देव था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है किसके अनुसार गंगदेव ने अपनी राजधानी दरभंगा में हस्तांतरित की थी। तो गंगदेव ने जो है अपनी राजधानी दरभंगा में हस्तांतरित की थी किसके अनुसार। याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। ये मुल्ला ताकिया एक इतिहासकार थे, इन्होंने बताया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है मैथिली की प्रथम पुस्तक जो है वर्ण रत्नाकर की रचना किसने की थी। तो मैथिली भाषा की पहली पुस्तक है, याद रखना, वर्ण रत्नाकर, इसकी रचना किसने किया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ज्योतिश्वर ठाकुर ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है मिथिला के कणाद शासकों की राजधानी क्या थी। तो इनकी राजधानी क्या थी, सिमरावगढ़ थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है छंदोग्य 10 पद्धति पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये बिरेश्वर है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो याद रखना जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के मैंने 100 क्वेश्चन करा दिया है। इसी तरह के वीडियो आपको जो मिलेगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो मध्यकालीन का होगा। इसके बाद इसी तरह के 100 क्वेश्चन जो है हम आधुनिक भारतीय इतिहास से करा देंगे, जिससे आपके जो है ये एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों के टॉपिक बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। और इसका वीडियो मैंने पहले ही बना के आपको पढ़ा दिया है, लिस्ट में जाके देख सकते हैं। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।